सिविल्स चश्मा में आपका स्वागत है। हम लोग 2020 एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 का एनालिसिस कर रहे थे और आज हम लोग सैपिल-वुर्फ हाइपोथेसिस देखेंगे जो कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। आगे आप हम लोगों से इन 5 माध्यमों से जुड़ सकते हैं। पहला 3 वन वे कम्युनिकेशन के लिए है, वाइल लास्ट 2 पे आप 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन का अगर ट्रू डिमांड एड्रेस करना है तो आपको इन 7 डायमेंशंस पे जनरली अच्छा आंसर लिखने के लिए काम करना चाहिए, जिसमें डेफिनेशन, एग्जाम्पल और डायग्राम तो ज़रूर से हों और क्रिटिसिज्म, रेलेवेंस, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। और इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, जितना बेहतर आपका इंटरलिंकेज रहेगा उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये सैपिल-वुर्फ हाइपोथेसिस जब इस बार आया था तो लोगों को जनरली मतलब डिस्कम्फर्ट हुआ था कि इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत लोगों को सिर्फ थोड़ा बहुत आइडिया था कि ये लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है, कुछ लोगों को थोड़ा और आइडिया था कि ये कहीं ना कहीं लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग और आगे इसको जानते हैं। तो ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी के फील्ड में ये था और सबसे पहले फ्रांज बोआज ने, आप लोग जानते होंगे, कल्चरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। साथ ही साथ उन्होंने लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म भी दिया था, क्योंकि ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट जनरली उसमें भी जो एथनोसेंट्रिस्ट व्यू लिए थे, उन्होंने कहा था कि लैंग्वेजेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उसके आधार पे उसके स्पीकर्स जो होते हैं और लैंग्वेज दोनों ही सुपीरियर इन्फीरियर हो सकता है, यानी कि यूरोपियन लैंग्वेजेस सुपीरियर लैंग्वेज हो सकते हैं और जो बाकी सिंपल सोसाइटी की लैंग्वेज है वो इन्फीरियर है। तो इसी को डिबंक करने के लिए फ्रांज बोआज ने लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और एडवर्ड सेपिर, ये बहुत फेमस अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और लिंग्विस्ट थे। इन्होंने 1929 में आर्टिकल लिखा था द स्टेटस ऑफ लिंग्विस्टिक्स एज ए साइंस। इसी को आगे बढ़ाते हुए उनके स्टूडेंट बेंजामिन ली वॉर्फ थे। उन्होंने, वो एक केमिकल इंजीनियर और फायर प्रिवेंशन इंजीनियर थे। उसके बाद उन्होंने, उनको इंटरेस्ट आया लिंग्विस्टिक्स में, तो फिर वो एडवर्ड सैपिर के अंदर में उन्होंने सीखा इस चीज़ को और फाइनली 1940 में उन्होंने आर्टिकल लिखा साइंस एंड लिंग्विस्टिक्स। इस आर्टिकल में उन्होंने लगभग अपने टीचर यानी एडवर्ड सैपिर और अपने पूरा हाइपोथेसिस को समराइज़ किया और जिससे कि लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी फाइनल हुआ और सैपिल-वुर्फ हाइपोथेसिस भी इसी को कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि इट इज़ पार्ट ऑफ, या सैपिल-वुर्फ हाइपोथेसिस इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। मतलब लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के डेवलपमेंट में ये क्रिटिकल हाइपोथेसिस था। अब ये हाइपोथेसिस है क्या? तो वुर्फ ने होपी इंडियंस का स्टडी किया था और उन्होंने पाया कि होपी इंडियंस के जो लैंग्वेज में टाइम में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर टेंस, इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब नोशन एग्जिस्ट नहीं करता है जो यूरोपियन लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है ये हमारे ह्यूमंस का थॉट प्रोसेस, एक्सपीरियंस, वर्ल्ड व्यू और देयरफॉर सोशल रियलिटी को शेप करता है। इसीलिए अगर डिफरेंट लैंग्वेज हो तो वो डिफरेंट थॉट प्रोसेस को दिखाता है। वो ध्यान रखिए कि डिफरेंट लैंग्वेज मतलब डिफरेंट थॉट प्रोसेस बोल रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे थे कि डिफरेंट लैंग्वेज मतलब सुपीरियर इन्फीरियर का बात, क्योंकि वो अमेरिकन लेगेसी में थे इसीलिए वो उन्होंने सुपीरियर इन्फीरियर नहीं कहा, बस डिफरेंट बोला। तो हम लोग फिर ये डायग्राम बना सकते हैं लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का कि लैंग्वेज जो है वो थॉट प्रोसेस और वर्ल्ड व्यू को शेप करता है। और ये ऊपर में आप दोनों की फ़ोटो भी देख सकते हैं, लेफ्ट में एडवर्ड सैपिर है और राइट में बेंजामिन ली वॉर्फ है। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्रिटिसिज्म, इस पर कुछ कुछ क्रिटिसिज्म आया जनरली, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया कि उन्होंने सिंगल फैक्टर पे ज़्यादा ओवर रिलाई कर लिया, यानी कहा कि लैंग्वेज जो है वो स्पीकर्स का थॉट प्रोसेस को शेप करता है, पर और भी फैक्टर्स है, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी होता है, जोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म भी होता है, यानी कि जोग्राफी शेप करता है ह्यूमंस को, एनवायरनमेंट शेप करता है ह्यूमंस को या ह्यूमंस के थॉट प्रोसेस को। तो ये, तो इसके लिए एग्जाम्पल के लिए हमारे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे इगोर क्रूपनिक, उन्होंने अपने बुक सिकू नोइंग आर आइस में बताया था कि इनुइट्स क्योंकि सब आर्कटिक रीजन में रहते हैं तो उनके पास CIS के लिए 100 से ज़्यादा वर्ड्स हैं उनके लैंग्वेज में। फिर तो इसीलिए सिंगल फैक्टर नहीं, और भी फैक्टर हो सकते हैं। फिर दूसरा ये था कि साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, इवोल्यूशनिस्ट जो कहा था, इसको, इसके अगेंस्ट जा रहा था बेंजामिन ली वॉर्फ का कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि डिफरेंट लैंग्वेजेस वुड मीन डिफरेंट साइकी ऑफ स्पीकर्स, लेकिन इवोल्यूशनिस्ट का तो कहना है कि साइकिक यूनिटी होता है, तो यहाँ पे भी ये जा रहा था। फिर तीसरा था कि लैंग्वेज जो है एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है, तो इसीलिए ये
सेम होना चाहिए सारे ह्यूमंस के लिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बायोलॉजिकल फिनोमेना है, क्योंकि हमारे इवोल्यूशन के टाइम पे इरेक्ट पोस्चर आया, फिर एक्सपेंशन ऑफ ब्रेन साइज हुआ, फिर वर्निका और ब्रोका एरिया डेवलप हुआ, फिर उसके बाद लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स जो है वो प्राइमेट्स यानी कि चिंपांजी वगैरह के रेस्पेक्ट में लोअर गया हमारे नेक में। तो इन सब के कारण से लैंग्वेज डेवलप हो, तो एज अ बायोलॉजिकल फिनोमेना होने के कारण ये तो सेम होना चाहिए सारे ह्यूमंस के लिए। और एक और क्रिटिसिज्म था, जैसे वो कह रहा था कि अगर कोई वर्ड नहीं है तो इसका मतलब उसका नोशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको काउंटर किया कुछ लोगों ने कि अगर कोई वर्ड नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका नोशन ही एग्जिस्ट या कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एग्जाम्पल के लिए अलेक्जेंडर सुराज ने एक स्टडी की थी कैंडोसी ट्राइब पे, जो कि अपर अमेजोन बेसिन में है, रहते हैं। उनका कहना था कि उनके पास कलर का कोई वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो कलर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं आपस में इन टर्म्स ऑफ राइपनेस ऑफ फ्रूट। मतलब कच्चा आम का कलर है, पके आम का कलर है, या फिर उनके यहाँ पे कोई लोकल फ्रूट होता होगा, उसके हिसाब से वो लोग ये बता देते थे कि इसका ये कलर है, उसका वो कलर। लेकिन वर्ड रेड ग्रीन ब्लू इस टाइप का उनके पास कलर नहीं था उनकी लैंग्वेज में। और फाइनली इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था कि कुछ लोग तो कह दिए कि ये सैपिलोव हाइपोथेसिस इज मेयर स्पेक्यूलेशन, ये स्पेक्यूलेटिव है। तो फाइनली ये 5 क्रिटिसिज्म हो गए कि ये सिंगल फैक्टर पर ओवर रिलाई किया, फिर साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के अगेंस्ट जा रहा था, फिर लैंग्वेज तो बायोलॉजिकल फिनोमेना है तो वो सेम होना चाहिए सारे ह्यूमंस के लिए, फिर कोई वर्ड अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका जरूर मतलब नहीं, ये मतलब नहीं हुआ कि उस लैंग्वेज में के स्पीकर्स के पास उस वर्ड के करस्पॉन्डिंग आइडिया का नोशन ही ना हो। और आखिरी की ये स्पेक्यूलेटिव है। तो ऑल्दो बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए, पर उन्होंने एक शुरुआत कर दी थी लिंग्विस्टिक स्टडीज़ में। तो आगे इसीलिए रेलेवेंस भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहला तो रेलेवेंस है कि ये किनशिप टर्मिनोलॉजी स्टडीज़ में काम आया, सैपिल-वुल्फ हाइपोथेसिस। तो जैसे क्लासिफिकेटरी किन टर्मिनोलॉजी हो गई, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव किन टर्मिनोलॉजी हो गई, ये एल.एच. मॉर्गन का अच्छा खासा स्टडी रहा है इस पे, तो इसीलिए इस फील्ड में इसका यूज़ आया। फिर सोशल इनइक्वालिटी स्टडीज़ में भी काम आया। तो जैसे एज, जेंडर और क्लास के बेसिस पे कैसे लैंग्वेज बदलता है, या फिर लैंग्वेज में कैसे एज, जेंडर और क्लास डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन के वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस साल के पेपर में क्वेश्चन नंबर 7A में भी आया था, तो वहाँ पे भी इसका एप्लीकेशन है। तो इस टाइप के अगर आप पॉइंट्स लिखते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी दिखाता है, और आपका एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी जनरेट हो जाता है। एग्जामिन को भी अच्छा लगेगा कि ये इंटरलिंक अक्रॉस सिलेबस नहीं कर रहा है, पेपर में भी इंटरलिंक कर दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7A को आप क्वेश्चन नंबर 1B में यूज़ कर दे रहे हैं। फिर उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट में कहा था कि बेंजामिन सॉरी सैपिल-वुल्फ हाइपोथेसिस जो हुआ, या फिर लिंग्विस्टिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स जो है, ये हमारे सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में, या सिंपल सोसाइटी में सोशल ऑर्डर को या सोशल कंट्रोल को मेंटेन करने में मदद करते हैं। एग्जांपल के लिए कि अगर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी लैंग्वेज में मर्डर वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता है, तो कह सकते हैं कि उस सोसाइटी में किलिंग्स नहीं होंगी, या फिर लेस एनार्की होगा। तो ये वाला एक एंगल था कि, लेकिन एग्जांपल अगर डायरेक्ट हाइपोथेटिकल भी ले, लेकिन स्ट्रक्चरल फंक्शंस का ये मानना था कि लैंग्वेज जो है वो सोशल ऑर्डर मेंटेन करने में भी मदद करता है। फिर फाइनली ये एंडेंजर्ड लैंग्वेज, ट्राइबल लैंग्वेजेस को कंजर्व करने, उनको बचाने में भी हेल्प करता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये 4 इंपॉर्टेंट रेलेवेंस हो गए। इससे आपको दिखा रहे हैं कि आप पेपर 1, पेपर 2 और विमेन इनक्वालिटी, इन सब डायमेंशन से भी आप सैपिल-वुल्फ हाइपोथेसिस और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी को लिंक कर रहे हैं। फिर उसका कंक्लूजन पे आते हैं। तो नाइटजी नाम के एक फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज इज़ अ प्रिजन, यानी कि लैंग्वेज जो है वो प्री डिस्पोज कर देता है उनके स्पीकर्स को टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड इन अ पार्टिकुलर वे। लेकिन ये तो हो गया, आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन के फॉर्म में बोले। अब लेकिन अब रिसेंट क्या चल रहा है? हाउएवर करंटली मोस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिलीव दैट लैंग्वेज इज़ अ बायो सोशल फेनोमेना, जिसमें कि वो कंजंक्शन में काम करता है सेवरल अदर फैक्टर्स के, ह्यूमन थॉट प्रोसेस या फिर और उनकी सोशल रियलिटी को शेप करने में। इसी को फिर हम लोग फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी जो है वो आज की डेट में एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च का लीडिंग एरिया है, और ये हमें आइडेंटिटी क्राइसिस, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म और उससे एसोसिएटेड इश्यूज ऑफ रीजनलिज्म और नेशनल इंटीग्रेशन को भी टैकल करने में मदद कर रहा है। और आप एक डायग्राम बना सकते हैं कि लैंग्वेज जो है आज के डेट में एक बायो सोशल या बायो कल्चरल
लूप के रूप में देखा जाता है कि लैंग्वेज जो है वो थॉट प्रोसेस और वर्ल्ड व्यू को शेप करता है, और ये इन टर्न फिर फीडबैक लूप में लैंग्वेज को शेप करते हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा, या फिर लैंग्वेज कल्चर को शेप करता है, कल्चर लैंग्वेज को शेप करता है, और लैंग्वेज एज अ व्हीकल ऑफ कल्चर का भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। फाइनली हम लोग समराइज़ करेंगे इस तरीके से, आप फिर इम्पोर्टेंट आप याद कर सकते हैं कि एडवर्ड सैपियर के आर्टिकल का नाम था, फिर बेंजामिन वोल्फ, इसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1940 आर्टिकल था उनका, साइंस एंड लिंग्विस्टिक्स, और वोल्फ ने हॉपी इंडियंस को स्टडी किया था। और ये दोनों डायग्राम लैंग्वेज जो है वो थॉट प्रोसेस और वर्ल्ड को शेप करता है। और दूसरा ये कंक्लूजन में यूज़ करना है कि आज के डेट में मोस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बायो सोशल फिनोमेना मानते हैं, या लूप के रूप में मानते हैं कि लैंग्वेज थॉट प्रोसेस और वर्ल्ड व्यू को शेप करता है, विच इन टर्न शेप्स लैंग्वेज। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एडवर्ड सैपियर ने इस पर काम किया था, और वो 1939 में गुजर गए थे। और फिर उसके बाद बेंजामिन ली वोल्फ ने 1940 में आर्टिकल लिखा था साइंस एंड लिंग्विस्टिक्स, और जिस पे उन्होंने अपने मास्टर के भी मतलब टीचर की भी बातों को समराइज़ किया था, और होप इंडियंस के स्टडी के बेसिस पे अपने भी आइडियाज़ को कंसोलिडेट किया था। और फाइनली इसी कंसोलिडेटेड आइडिया को लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी या फिर सैपियर वॉल्फ हाइपोथेसिस कहते हैं, जो कि फाइनली 1940 के आर्टिकल साइंस एंड लिंग्विस्टिक्स में आया था। और 1941 में बेंजामिन ली वोल्फ भी गुजर गए थे। तो इसीलिए उसके बाद का आगे का सारा काम धीरे धीरे बाकी और आगे लिंग्विस्ट्स से, जैसे डेल हाइम्स हो गए, उन्होंने फिर आगे और अच्छे से लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी को कंसोलिडेट किया। तो इस तरीके से ओवरऑल आपको एक चेन समझ में आ गया कि आपका ई.बी. टायलर ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उन्होंने शुरुआत की थी, थोड़ा उन्होंने लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी पर ध्यान दिया। फिर एल.एच. मॉर्गन ने भी किंगशिप स्टडीज़ किया है। फिर फ्रांस बोअल्स ने एथनोसेंट्रिस्ट बायस को प्रिवेंट या उसको डिबंक करने के लिए लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया, विज़म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एडवर्ड सैपियर और बेंजामिन ली वोल्फ के फाइनली वर्क से लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आया, ये रिलेटिविटी है। और फिर उसके बाद वोल्फ या होप इंडियंस के स्टडी पे हुआ। तो इससे आप मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीके से ओवरऑल लिंग्विस्टिक इस हाइपोथेसिस के माध्यम से लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का भी आइडिया लगा होगा। तो फाइनली थैंक यू। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट इनिशिएटिव्स और बैच के लिए हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें और बने रहें। धन्यवाद।